नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। नमस्कार सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, उसमें क्या राजनीतिक गतिविधियां होने वाली हैं? इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा देश में संघवाद है और संघीय व्यवस्था है, उसका नकारा जा रहा है। ये दुखद स्थिति है, क्योंकि हमारे जैसे देश का ढांचा है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचा है, जिसको हम लोग प्लूरलिज्म कहते हैं और बहुवाद कहते हैं। और उसके चलते ये संघवाद, बहुवाद से संघवाद बनाया गया था, क्योंकि जो राज्यों का अपना पहचान बरकरार रहे। आप राज्य का जैसे विभाजन हुआ था 1956 में, आपको याद होगा कि वो भी भाषा के ऊपर हुआ था। भाषा को लेके राज्य का विभाजन हुआ था और एक राज्य का अलग अलग पहचान है। तो ये इलेक्शन में, ये चुनाव में और हाल में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो संविधान में सोचा गया था संघवाद का और बहुलता का, उसका हनन हो रहा है और उसको नकारा जा रही है। दुखद स्थिति है और चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और खासतौर से दूसरी बार, तब से जो है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच खटास ज्यादा पैदा हुई है संबंधों में। इसको किस तरह से देखते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी एक विचाराधीन पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, व्यवस्थित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो उन पार्टियों के खूबियां भी हैं और कमियां हैं। खूबियां ये कि संगठित है, श्रृंखलित हैं। कमियां ये कि वो सोचते हैं कि जो हमारे साथ नहीं, हमारे दुश्मन है। लेकिन संगठन में जो है खूबियों के साथ साथ अगर जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कुठाराघात करते हैं, किसी तरह का नुकसान करते हैं, तो वो चीज क्या सही है? वही मैं कहने जा रहा था कि जो जिसको कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, जो आरएसएस या बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अपने कैडर को छोड़ के जो अपना कैडर नहीं है उनको अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है जी, ये सीपीएम कहते हैं हमारा क्लास एनिमी है उसको, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था। और बीजेपी उसको कहता है ये एंटी नेशनल है, देश के दुश्मन है, जो हमारे साथ नहीं है, देश के दुश्मन है। तो ये जो उनका व्यवहार है, उससे परेशानी हो रही है।
तो बीजेपी जब सरकार में आया 2014 में, आपको याद होगा 2014 में हमारा सम्मानीय प्रधानमंत्री एक नारा दिए थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो विरोधी पार्टी के हिसाब से आप उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैंने शायद आप ही का प्रोग्राम में कहा था, उसको दोबारा कहने में कोई हर्ज नहीं है। ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये कहा था, जिस दिन आप विरोधी दल को हनन करोगे, विरोधी दल का खात्मा करोगे, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और जो पार्टी करेगा वही पार्टी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में विरोधी दल रहना अनिवार्य है और जरूरी है। तो ये गलत रणनीति अपनाना होगा कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि विरोधी दल का खत्म करने का प्रयास करें। पिछले विधानसभा चुनाव में असम में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। उसी से उत्साहित होकर वो पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं और यहाँ तक कि केरल में भी वो दावा कर रहे हैं कि इस बार वो सरकार बनाएंगी। तो इन दोनों राज्यों में किस तरह का घमासान होना है और क्या राजनीतिक समीकरण है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सपने को साकार कर पाएगी? सरकार बनाना का सपना देखना या प्रयास करना में कोई बुराई नहीं है। और लोकतंत्र में ये जो पार्टी दल आधारित लोकतंत्र है, सब दल कोशिश करता है कि हम सरकार में आए। कोई नाजायज इच्छा नहीं है या अभिलाषा नहीं है, लेकिन किस तरह से इसको करते हो। बीजेपी का एक रणनीति देखने को मिला है जो आसाम में उन्होंने अपनाया। वहाँ एक कांग्रेस का हेवी वेट बड़ा नेता को उन्होंने छीन लिया है, हिमंत विश्वास करके, और उन्होंने जैसे वो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने तख्ता पलट दिया। तो बीजेपी का ये रणनीति रही है कि पार्टी से दूसरे पार्टी से बड़े नेता। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करके कांग्रेस मुक्त करना है। ये भी एक नजरिया है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में भी हुआ, मुकुल राय गए, अभी शुभेंदु अधिकारी गए हैं, और यहाँ तक इतने लोगों का वहाँ पे पलायन हुआ तो बीजेपी कैडर खुद विरोध करने लगी। ये तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का एक दूसरा रूप है, टीएमसी 2 बन गया। तो हम कहाँ जाएंगे? उसमें हमारा आइडियोलॉजी का प्रदूषण हो रहा है और हमारा प्रिंसिपल, हमारी पार्टी का जो आधार है या आदर्श है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो हम दूसरे पार्टी के लोगों को लेके चुनाव जीतना नहीं चाहते। तो बीजेपी को ये कहना पड़ा कि हम और टीएमसी से लोग नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि 2 सीटें उसकी हैं, वो 200 सीटें जीतने का दावा पश्चिम बंगाल में कर रही है और वहां खूनी संघर्ष एक तरह से हो रहा है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो है साइडलाइन हो गई है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? बंगाल का एक अजीब-गरीब कहानी है। बंगाल का इतिहास रहा है और हाल में बंगाल का इतिहास हिंसा का इतिहास रहा है। आपको याद होगा कम्युनिस्ट पार्टी 32 साल तक वहाँ रहा और जो सीपीएम का जो गुट रहा वहाँ पे, इसको लेफ्ट फ्रंट कहते हैं, वो भी काफ़ी हिंसक थे। और ममता बनर्जी उसको सीपीएम को उन्होंने उनका व्याख्यान जो किया था, उन्होंने कहा था कि सीपीएम मतलब सी में कैडर, एम में माफिया और पी में पुलिस। ये तीनों को लेके कम्युनिस्ट फ्रंट सरकार चला रहा है और काफ़ी हिंसा को उनको सामना करना पड़ा। मैं उनका जो बायोग्राफी अध्ययन कर रहा था, देखा कि उनको सिर पे भी चोट आई है, बल्कि कुछ मुस्लिम परिवार ने उनको बचाया, नहीं तो उनकी जान चली जाती उस दिन। अपना किताब में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में उल्लेख किया इस चीज़ की। और ये इतिहास रहा है वहाँ पे। और ममता बनर्जी जब कम्युनिस्टों को जिस तरह से हराया, वही कम्युनिस्ट के जो गुंडा थे, जो हिंसक तत्व थे, वो ममता बनर्जी के पार्टी में ज्वाइन कर गए। अब ममता बनर्जी को वही करना पड़ रहा है बाकी पार्टियों को रोकने के लिए। अब बीजेपी का जो लोग हैं, बीजेपी का भी ये एक परंपरा रहा है, बीजेपी का तो नहीं आरएसएस का, जब भी कभी धर्म संघर्ष हुआ है सुनने को मिला है कि आरएसएस के लोग भी हिंसात्मक काम किए हैं, तो वो चीज़ बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो ये कांटे का टक्कर दोनों में, ममता बनर्जी और सीपीएम से विरासत से हिंसा को लिए थे,
वो अभी बीजेपी की तरफ उन्होंने कर दिया। अब बीजेपी बंगाल को कब्जा करने के लिए उनका जो हिंसात्मक तत्व है उनको घुसेड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ होके आए हैं मुसलमान, उनको लेकर बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं अपने प्रचार के दौरान। और गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विजय वर्गीय ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर CAA-NRC NPR को लागू किया जाएगा और बंगाल से जो है इन मुसलमानों को जो है खदेड़ा जाएगा। ये मुद्दा बनाकर एक तरह से हिंदू वोट पोलराइज करने का काम कर रही है बीजेपी। आप इसको क्या कहेंगे? बंगाल में हिंदू मुस्लिम का जो अनुपात है ना सबसे ज़्यादा है हमारे भारतवर्ष में से। बंगाल में मुस्लिम जो परसेंटेज है लगभग 30% है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो लोग ये मानते हैं, जो गलत है, कि मुस्लिम समुदाय एक वोट बैंक है। ऐसे नहीं है। मुस्लिम समुदाय में भी नेता निकले हैं जिसको अपना कम्युनिटी के भी खिलाफ करते हैं और काफ़ी धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व वहाँ से भी आया है। लेकिन ममता बनर्जी इस चीज़ को जानते हैं और ये मुस्लिम समुदाय को उन्होंने शुरू से साथ दिया है। तो उस चीज़ को बीजेपी ने उछालने के लिए कोशिश कर रहा है। और दुखद स्थिति है कि लोग इसको ध्यान देते हैं कि नहीं, बीजेपी का जो 300 के लगभग अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये बड़ा दुखद स्थिति है। जहाँ मुस्लिम समुदाय हमारे देश में 14-15% हैं, उसमें उस हिसाब से उस पार्टी में भी उनका भागीदारी होना चाहिए। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आपने सवाल किया, बंगाल में ये रोहिंग्या को लेके, CAA को लेके, ये रोहिंग्या के बारे में ममता बनर्जी का जो बयान है, और ये तो जाहिर है कि वो सपोर्ट करते थे। और CAA को पूरा देश भर बीजेपी छोड़ के बाकी लोग सब विरोध करते थे। इसीलिए तो उसमें ममता बनर्जी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि उनका आलोचना नहीं किया जा सकता है। शुरू से उनका ये दो मुद्दों पे उनका कंसिस्टेंट जो है उनका मत रहा है, तो इसीलिए उसको मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एकदम जो है उसको स्वर्ण युग में ले जाएंगे कलकत्ता को, हम पश्चिम बंगाल को जो है एकदम डेवलप स्टेट बना देंगे। ममता ने जो है कुछ भी नहीं किया पिछले 10 सालों में। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का नेता ये कहते हुए मैंने भी सुना, एक मीटिंग में मैं भी बैठा था, उसमें एक दिग्गज मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और जो बंगाल के इंचार्ज वो भी थे। वो कह रहे थे कि हमें बंगाल को स्वर्ण युग में ले जाना है। लेकिन कौन सा स्वर्ण युग? वो कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं। कम्युनिस्ट 32 साल रहे और वो ममता के खिलाफ है। ममता 10 साल रहे। उससे पहले कांग्रेस था, यानी कांग्रेस 20-22 साल था वहाँ पे। अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी है। तो किस युग की बात कर रहे हैं जो स्वर्ण युग कह रहे हैं? और आज़ादी से पहले जो युग था उसको तो स्वर्ण युग नहीं मानते कोई, कि उसमें सब बिखरा हुआ था, भारत ही एक देश नहीं था। तो पता नहीं किस स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं। कुछ लोग और भी कहते हैं हम इसमें सोने की चिड़िया है भारत, तो लेकिन वो कौन सा युग का, किस युग में वो सोने की चिड़िया था? वो इतिहास में जाना, जिसमें हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। हम लोग प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, पीछे से हम सीख लेते हैं जरूर, लेकिन पीछे हम नहीं जाते हैं। तो ये पीछे जाने का जो प्रयास है वो उल्टा गंगा बहाने वाली बात है। और बीजेपी वाले तो बड़े स्पिरिचुअल हैं और धार्मिक लोग हैं, गंगा जी को मानते हैं, तो गंगा को कहाँ से उल्टा बहाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। क्या किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? अब बीजेपी का दावा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, और TMC तृणमूल कांग्रेस ये कहता है कि और बुरे से बुरे आंकलन ले लो, हम 180-185 सीट तो हम लेंगे ही। वो 2000 पहला चुनाव में उन्हें 212 सीट मिला था, और दूसरा चुनाव में जब जीत के आई उनको 192 सीट मिला था। और आप कह रहे हैं कि बहुमत हम बनाएंगे, 294 सीट कुल है वहाँ पे, और उससे 148 से बनता है बहुमत। तो 180-185 का TMC सोच रहे हैं हमें मिलेगा।
और हमने देखा था कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी लिखता है, उन्होंने एक सर्वे किया था और उसके मुताबिक भी तृणमूल कांग्रेस को 175-180 सीट मिलने का दावा की जा रही है। लेकिन आप याद रखिएगा कि तानाशाह जरूर थे, लेकिन उन्होंने कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी हिटलर, उन्होंने कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह बहुत बड़ी चीज़ होती है, अभी तो 4 महीना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं नहीं लड़ाई में शामिल करते हैं? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस चौथा पोजीशन में है, जैसे आपने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे पोजीशन में है। उनका भी गठबंधन हुआ, अजीबोगरीब गठबंधन, क्योंकि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस उसका मेन ओपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की कोई उसमें बुराई नहीं है। जैसे बड़े बड़े देश में भी जहाँ लोकतंत्र काफ़ी विकसित है, वहाँ पे भी बड़े प्रतिद्वंदी पार्टियों में गठबंधन होता है, तो यहाँ भी किया है। लेकिन अपना जो पॉकेट है विधानमंडलीय, उसमें ये लोग जीतेंगे, लेकिन पूरा जो सरकार बनाने में उनका प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं केरल की तरफ, जहां कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन की आश लगाए बैठी है और दावा कर रही है कि इस बार केरल में भी वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो वो किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? केरल में, बंगाल जैसे केरल में भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं बीजेपी, और ये दोनों त्रिपुरा मिला के 3 प्रदेशों में कम्युनिस्टों का जोर रहा है। लेकिन त्रिपुरा और बंगाल तो चला गया, लेकिन केरल में अभी भी पिनाराई विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं और सीपीएम का दिग्गज नेता है। तो बीजेपी कोशिश कर रहा है, वहाँ भी बंगाल जैसे ही माहौल एक तरह से काफ़ी हिंसा का घटना देखने को मिलता है वहाँ पे। उनका एक नेता बीजेपी का एक हैं, काफ़ी जनप्रिय हैं, वो एमपी भी बने, एमएलए बने थे एक बार, और उनको छोड़ के, और वो अविवादित हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनको छोड़ के बीजेपी के पास जीतने लायक तो अभी कोई विधायक या कोई नेता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी लंबा दौड़ है, अब बीजेपी को समय लगेगा केरल में घुसने के लिए। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में आपका क्या विचार है? तमिलनाडु में राजनीति 2 पार्टियों में बटी हुई है। ये पार्टी जो द्रविडियन पार्टी है, एक अन्नादुराई और पानिक्कर वगैरह, जो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया था, द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका काफ़ी असर है वहाँ पे। और अन्नादुराई के बाद डीएमके स्प्लिट हुआ, अन्ना डीएमके बना, और अन्ना डीएमके डीएमके के बीच में एआईडीएमके, ये बीच में ही सत्ता का अदल बदल होता है। अभी अन्ना डीएमके पावर में है, लेकिन जो खबर तमिलनाडु के अंदर से आ रहा है कि इस बार डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाएंगे। तो ये 2 पार्टी के बीच में ही तमिलनाडु। अच्छा, पांडिचेरी में जो है, क्या आपका एनालिसिस है? पांडिचेरी में पांडिचेरी में कांग्रेस सत्ता में है, अभी कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस का प्रभाव है वहाँ पे। और जो मुख्यमंत्री हैं, उनका थोड़ा बहुत टकराव होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे किरण बेदी के साथ, किरण बेदी तो बहुत उत्साही जुझारू महिला हैं, जहाँ भी गए उन्होंने खबर बनाई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में डीजीपी रहे हो, दिल्ली में ट्रैफिक का कमिश्नर रहे हो, या अन्ना हजारे जी का आंदोलन में रहे हो, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पांडिचेरी का। वो विवाद रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी शायद दोबारा जीतेगा पांडिचेरी। तो इन 5 राज्यों में इसका मतलब तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है, केरल में मुश्किल है, पांडिचेरी में मुश्किल है, सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल और असम में जो है इनकी संभावना है। असम के बारे में आप बताएं। असम में तो बीजेपी सरकार है, हाँ, चुनाव होंगे तब बीजेपी सरकार है, लेकिन असम में एक बार जो हेमंत बिस्वा ने जो
जो चमत्कार दिखाया है वो शायद दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि आसाम में जो सीए एनआरसी का लागू करने से जो विवाद हुआ, ये बिखर गया सारा बीजेपी का बेस, तो ये कुछ भी हो सकता है आसाम में भी। आसाम में सुनिश्चित नहीं है कि बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि एनआरसी लगाने से आसाम में जो आसाम का ओरिजिनल लोग भी वहाँ पे बासिंदा है वो लोग भी दुखी हैं। तो इसीलिए जो बाकी पार्टी आसाम गण परिषद भी है, एजीपी है, वो भी वो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो उनका भी बढ़ोतरी हो सकता है नंबर पे। तो आसाम में मिला जुला सरकार बन सकता है। आसाम में सुनिश्चित नहीं। अब बंगाल का तो हमने चर्चा किया, बंगाल में बीजेपी कोशिश कर रहा है, दावा कर रही है, लेकिन ममता जी का कहना है कि हम ही सरकार बनाएंगे, और जो आंकड़े सामने आए अभी तक उसमें तो वही इंगित हो रहा है कि ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के लिए साम दंड अर्थभेद सारी नीतियां अपना रही हैं। सुनने में यह भी आया है कई नेताओं को जो है सीबीआई, आईबी और ईडी की डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया है। ये खबर सही है, लेकिन ये राजनीति सही नहीं है। हम जो सही राजनीति की बात करते हैं, पार्टी को तोड़ना और लोकतांत्रिक जो अनुष्ठान हैं, जो ऑटोनोमस है, स्वयं चालित हैं, उनको किसी पार्टी के लिए लगाना वो गलत है। जो केंद्र में सरकार में रहते हैं, इंदिरा गांधी जी से लेके अभी तक वो दबाव डालते हैं। पहले तो ये भी होता था कि चुनाव हुआ, अब केंद्र में जीत गए तो जो राज्य में जो विरोधी दल का सरकार है उसको आपने बातिल कर दिया, यही सोच के लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि हमने वोट दिया तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है। जो आर्टिकल 356 बोलते 356 को लगाते थे, ये होना बंद हो गया। लेकिन अभी दूसरे ढंग से सरकार को गिराने का एक सिलसिला देखने को मिला, जैसे आपने कर्नाटका में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। उन्हें चुना हुआ सरकार कांग्रेस और जेडीएस का था कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का था, लेकिन विधायक को वहाँ से तोड़ के बहुमत को गिरा के फिर सरकार बनाया गया। ये सब जो जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में अच्छा है, पार्टी के लिए बड़ा आपने चालाकी की, बड़ा बुद्धिमानी से आपने सरकार गिरा दिया, सरकार बना दिया, ये पावर पॉलिटिक्स है, सब कुछ चलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दूरगामी हम इस चीज़ को देखें तो ये गलत है कि इसमें अनुष्ठान कमज़ोर होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रहते हुए राज्य सरकारों को दबाव में लाती है, और जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो है सरकारें गिरा के अपनी सरकार बनाएगी, और वो ये दुआई देते हैं कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी। ये कहाँ तक सही है कि किसी के गलत काम को आधार बना के खुद भी गलत किया जाए? गलत को गलत से तो कभी सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कहने वाली बात है, आपने चोरी किया तो मैं भी चोरी करूं, या दो गलती तीसरे को सही नहीं करता, ये सब प्रवचन और सुने हैं हम लोग, तो ये गलत है। लेकिन और एक चीज़ दूसरे नज़रिए से आप देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उससे जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, और उनका पार्लियामेंट हमारे संसद में उनका बहुमत है, और लोग भी अभी भी समर्थन कर रहे हैं। जब मान लो आप एक रेफरेंडम करते हैं और पूछते हैं कि सर प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हो, लोग अभी भी कहते हैं नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, बाकी लोग नीचे आते हैं। तो इसमें आप क्या कहिएगा? एक तो लोकतंत्र में जिसका बहुमत है वही नेता है, वो ठीक है। तो चुनावी राजनीति में ये ठीक है, और जिसको हम अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का अर्थ ये हुआ कि जो लोग चाहते हैं उसको आप कर रहे हो, और लोगों को, लेकिन उस बीच में लोगों को गुमराह भी किया जाता है। सो बहरहाल बीजेपी का ये तर्क है कि हमको तो लोग समर्थन करते हैं, आप लोग विरोधी दल से हल्ला कर रहे हो, आपका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन हम इसको दूसरा नजरिए से देखें कि ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या, लोगों के लिए सही है क्या, देश के लिए सही है क्या, दूरगामी नज़र से, तो उस हिसाब से सही नहीं है। ये चीज़ किसी भी पार्टी को सोचना चाहिए। जैसे आपने कहा जो अनुष्ठान हैं, जो हमारे ईडी हैं, सीबीआई हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है,
इनको वो तो सरकार का ही सुनेंगे, कोई भी सरकार हो, उनको इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डरा के धमका के बात मना लेना या अपनी तरफ खींच लेना, ये लॉन्ग टर्म में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र जब तक कोई आदर्श ना हो, कोई मूल्यों को हम सम्मान ना करें, कोई हम एक नैतिक मापदंड ना रखें, लोकतंत्र टूट जाएगा और लोकतंत्र में काफ़ी नुकसान होगा। ये चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। अगर जो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर और उसके बीजेपी जीत रहा है तो वही सही है, वो सही नहीं है, सही राजनीति नहीं है, जीतना ही सही नहीं है। हिटलर भी तो चुनाव जीत के आए थे। तो अब एक चीज बताइए, ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सही राजनीति किस तरह से राजनीतिक दलों को करना चाहिए और कहां कहां वो गलत है, उसमें सुधार करना चाहिए? उसमें मैं 3-4 चीजें आपका दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा। पहला, संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान के जितना भी प्रावधान है, कहीं भी हमारे संविधान में भी और हमारा परंपरा में भी, जो हम लोग जिस तरह से आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी दुनिया में अगर जाना जाते थे तो 2 चीज़ के लिए, सत्य और अहिंसा। तो भारत भी महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है दुनिया में, यही 2 दर्शन के लिए जो गांधी जी ने दिखाया था अपना आंदोलन पे। जब चौरी चौरा में वो घटना हुआ था, गांधी जी ने पूरा आंदोलन को ही ये सस्पेंड कर दिया, कहा कि नहीं, जहाँ हिंसा होता है मैं आंदोलन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये हिंसा का स्थान नहीं है। दूसरा, ये हमारा पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र लोकदल आधारित हमारा राजनीति है। तो इसीलिए पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे साम दंड भेद से किसी पार्टी को तोड़ना, पार्टी को कमज़ोर करना, वो भी ठीक नहीं, वो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है कभी। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी, लोगों को सही खबर देने का कोशिश करना चाहिए और सही खबर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को गुमराह करके जितना, अनेक लोग कहते हैं कि जो नेता झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और झूठ और सच को परखना आम आदमी को कभी कभी कठिन हो जाता है। इसीलिए आपका जैसे चैनल है या बाकी लोग हैं, सही खबर, सही दृष्टिकोण और सही तथ्य लोगों के सामने रखने से लोग अपना चुनावी प्रक्रिया में अपना निर्णय कर सकते हैं। ये तो सही खबर देना, निष्पक्ष होके कोई चीज़ को रखना, वो भी बड़ा एक तरह से चैलेंज है, लेकिन उसको अपनाना चाहिए। बाकी 5वीं चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करके, अपप्रचार, दुष्प्रचार करके किसी के बारे में, और चुनाव है तो कुछ भी चलेगा, वो भी गलत है। विरोधी दल और शासक दल रहना जरूरी है, अनिवार्य है लोकतंत्र में, और एक दूसरे को सम्मान करना भी जरूरी है। इसका स्तर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने एक बार, याद होगा आपको, सोनिया गांधी जी ने कहा कि वाजपेयी जी झूठ बोलते हैं, वाजपेयी जी को बहुत कष्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि खून की, कश्मीर के किसी मुद्दा को लेके कहते हैं खून की राजनीति करते हैं, शायद वो कारगिल को लेके उन्होंने कहा था। तो वाजपेयी जी ने बड़े दुखी हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी ने मुझे इस तरह का लांछन नहीं किया था। अच्छा, गांधी जी, ये बड़ी बात है, ये सब चीज़ों को। अच्छा, गांधी जी वो अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं असत्य और हिंसा ही कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहें? ये तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि वही कर ही रहे हैं, और वो चीज़ असत्य और हिंसा या अधर्म को ही वो मानते हैं, वो मैं नहीं कह सकता। अब उनका आप वेश देखेंगे तो एक ऋषि जैसे लगते हैं। उनका रहन सहन जो है बड़ा अच्छा है। दाढ़ी रखने से ऋषि हो जाता है, आप मानते हैं? क्योंकि उनके कार्यकाल में हिंसाएं हुई हैं, सीए को लेके जो है प्रदर्शन हुए, उसमें हिंसाएं हुई, किसान आंदोलन पे जो है लोगों पे अत्याचार हुए, तो और जो वादे उन्होंने किए वो असत्य साबित हुए। नजरिए से कह रहा हूं कि एक तरफ तो महात्मा गांधी के चश्मे को, उनके फोटो को विज्ञापनों में यूज किया जाता है, और जैसा कि आपने कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी
क्या ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं? हमें तो लगता है ये असत्य और हिंसा के पुजारी हैं, जो उनके कार्यकलाप जो है बीते 6-7 सालों में दिखाई दिए। प्रधानमंत्री अनेक समय चुप रहते हैं जब इस तरह की घटनाएं घटती है, वो थोड़ा कष्टदायी है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉब लिंचिंग हुआ, वो गाय का ये लेके किसी का हत्या हुआ, तो सारा देश उसका चर्चा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नीरव रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, उससे लोग उनसे सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका मंशा जो है वो तो अच्छा करने की है। एक बार वो भाषण दे रहे थे, मैं सामने ही बैठा था, उन्होंने कहा देखो मैं प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या गरज है, मैं तो अपना लाइफ को उपभोग कर सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं 18 घंटा क्यों काम कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना है, तो यही कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप एक प्रोफेसर होने के नाते आप ये ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वो अगर 18 घंटे काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से पॉलिटिक्स में आए हैं। आप भी 36-36 घंटे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप भी लोगों की सेवा करते हैं। जो चीज आदमी चुनता है वो अपनी मर्जी से चुनता है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, उनको पूरी दुनिया का देश का प्यार मिल रहा है, वो उनका दायित्व है। वो 18 घंटे काम नहीं करे। एक वक्तव्य उनका और आया था, मैं उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि मैं तो झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। भैया झोला लेके जाने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया गया है, इस पे आप बताइए। ये आपका जो आरोप और दुख ये सही है एक तरह से, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नीरव रहते हैं, जब नहीं बोलते हैं तब कष्ट होता है। जैसे किसानों का आंदोलन है, सब लोग वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं उठते। कल कोई जोरदार भाषण दिया राज्यसभा में मैंने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री अक्सर बोले, लोगों के सामने आके टेलीविजन में बोलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस का क्वेश्चंस जवाब दें, क्योंकि प्रेस हमारा चौथा स्तंभ है, बहुत अहम स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। उससे बात करें तो लोगों को शायद और विश्वास और हौसला बढ़ेगा। ये नहीं करते हैं, वो कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं ये भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो गलत हो रहा है, देश का नेता, पूरा देश और दुनिया उनको देख रहा है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो अगर अगुवाई करें, किस चीज़ का गलत चीज़ का वो विरोध करें और उसको रोकें, तब लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं तब भी ये नहीं कहूँगी प्रधानमंत्री ये करवा रहे हैं। नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब के बारे में लोग कहने में क्यों जो है बचते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में तो जो है स्वच्छंदता से अपनी बात राष्ट्र हित में कहने का हर नागरिक को समानता से अधिकार है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये हमारा जो संविधान में जो आर्टिकल 19 के तहत 19 आर्टिकल के तहत आपका बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। उसमें एक चीज़ जोड़ा गया है, उसी को लेकर काफ़ी चर्चा है। उसी आर्टिकल 19 में लिया है कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जहाँ लगे आपको संयम थोड़ा रखना पड़ेगा, आज़ादी को लाइसेंस ना माना जाए और कुछ भी आप कह दें जिससे हिंसा हो जाए और धार्मिक तकरार हो जाए या किसी को ठेस पहुँचे तो वो उसको रोका जाए। तो उसके बावजूद आप कह सकते हैं, और उसको लेके काफ़ी चर्चा हो रहा है। और सोशल मीडिया जो है इतना सक्रिय है हमारे देश में, दुनिया भर में है, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा करके है, तो उसमें भी काफ़ी चर्चाएं हो रहे हैं। ट्विटर को बंद कर दिया था, हमारा सरकार ने खिलाफ किया। कोई स्वीडन में एक लड़की है जो पर्यावरण में काम करती है, उसके खिलाफ, या जो इसने टूल किट बनाया था उसके खिलाफ FIR तक हो गया। तो ये सब चीज़ नई जो चीज़ें देखने को मिल रहा है, वो लोकतंत्र में एक असहिष्णुता का है, मतलब इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं, उसको देखने को मिल रहा है ना। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमित दायरे तक होना चाहिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या विपक्षियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, लेकिन विपक्षियों को भी एक तरह से जिम्मेदारी से काम करना है। विपक्षी को, जैसे अब देख रहे हैं संसद में क्या हो रहा है, संसद में कल से शायद बहस शुरू हुआ है,
लेकिन अक्सर जब से शुरू हुआ ये मौजूदा संसद, उसमें बहस नहीं हो रहा था, बहिष्कार हो रहा था, हल्ला हो रहा था, नारे लग रहे थे और स्पीकर को बार बार संसद को अर्जन करना पड़ रहा था। ये ओपोजिशन में जो बीजेपी था, बीजेपी वही करता था, कांग्रेस है तो कांग्रेस भी वही कर रहा है। तो ओपोजिशन जो है, विरोधी दल भी अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए और शासक दल को तो ज़्यादा जिम्मेदारी होता है क्योंकि वो देश चला रहे हैं। तो देश का जो छवि और देश का व्यवस्था बनाने में उनका ज़्यादा जिम्मेदारी है और ज़्यादा भागीदारी है। लेकिन विपक्ष को भी कोई किसी चीज़ को बिखर देना और तोड़ देना वो विपक्ष का रोल नहीं है। बहस करना चाहिए, अगर बीजेपी बहिष्कार कर रहे तो आप करें, इसका कोई मतलब नहीं है। और संसद में बहस होना चाहिए और नियम बनना चाहिए। ये इसीलिए संसद बनी है और संसद का अवमानना करना गलत है। अब इसमें सब दल जो है, सब दल दोषी ठहराया जा सकता है, सबका उसमें जिम्मेदारी है।